द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सरकारी योजना की परतें खोलेंगे जिसका नाम तो अक्सर खबरों में रहता है, पर ये काम कैसे करती है ये एक पहेली जैसा है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS। जी हाँ, MPLADS। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास इस योजना के आधिकारिक दिशा निर्देश है। तो आज का हमारा मिशन है इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इस पूरी मशीनरी को समझना। हम सुनते तो हैं कि सांसद निधि से ये काम हुआ, लेकिन ये निधि है क्या? मतलब एक सांसद की सिफारिश वो जमीन पर एक स्कूल या सड़क में बदलती कैसे है? आज हम इसी सफर का पता लगाएंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये योजना लोकतंत्र के एक बहुत ही, कह सकते हैं, बुनियादी विचार से जुड़ी है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जरूरतों को सबसे बेहतर समझता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार के इर्द गिर्द बुनी गई इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये योजना आई कहाँ से और क्यों? प्राचीन क्षेत्रों में, मतलब स्थानीय लोगों की जरूरतों के आधार पर विकास के कामों की सिफारिश कर सकें। तो ये एक तरह से टॉप डाउन से हटकर बॉटम अप अप्रोच थी। हाँ, बिल्कुल। और इन दिशा निर्देशों में एक खास शब्द पर बहुत जोर है, टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक हैंडपंप लगवाना और एक सामुदायिक भवन बनवाना, इस परिभाषा के हिसाब से इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यही इस योजना की आत्मा है। टिकाऊ मतलब जो लंबे समय तक चले, सामुदायिक मतलब जिसका फायदा किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिले, और संपत्ति मतलब कुछ ठोस निर्माण हो। बिल्कुल। तो आपका उदाहरण ही लें, एक हैंडपंप एक टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति है क्योंकि वो कई सालों तक पूरे मोहल्ले को पानी देगा। बिल्कुल। इसी तरह एक स्कूल की इमारत या एक पक्की सड़क, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। समझ गया। तो इसका मकसद मतलब अस्थायी फायदों से बचकर एक स्थायी ढांचा तैयार करना है। एकदम सही। तो जब ये योजना शुरू हुई तो इसका स्केल क्या था? क्योंकि आज तो हम करोड़ों की बात करते हैं, पर शुरुआत भी ऐसी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकर काफी हैरानी होती है कि 1993-94 में जब ये शुरू हुई तो हर सांसद के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। सिर्फ 5 लाख? आज के हिसाब से तो ये रकम बहुत ही मामूली रखती है। हाँ, ये एक सांकेतिक शुरुआत ही थी, कह सकते हैं। 5 लाख में शायद कुछ हैंडपंप लग जाए या कोई छोटी गली पक्की हो जाए। लेकिन इसकी क्षमता को बहुत जल्दी पहचान लिया गया। अगले ही साल 1994-95 में इस राशि को 20 गुना बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। 20 गुना? जी। और फिर 1998-99 से इसे 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया। तो ये जो बढ़ोतरी है ये सिर्फ महंगाई नहीं दिखाती, ये योजना के बदलते स्वरूप को भी दिखाती है। मतलब 5 लाख से आप छोटे मोटे काम करते हैं, पर 2 करोड़ से आप एक बड़ी परियोजना की नींव रख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसने योजना के दायरे और महत्वाकांक्षा दोनों को बदल दिया। और एक और दिलचस्प बदलाव हुआ इसके प्रशासनिक नियंत्रण में। वो क्या? शुरुआत में ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी, जो कि तार्किक भी लगता है। हाँ, बिल्कुल। पर अक्टूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को सौंप दिया गया। ये थोड़ा अजीब है, ग्रामीण विकास से आंकड़ों वाले मंत्रालय में क्यों? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि सरकार इसे सिर्फ एक और ग्रामीण विकास योजना की तरह नहीं देख रही थी। सांख्यिकी मंत्रालय का काम ही योजनाओं की निगरानी करना है, उनके कार्यान्वयन पर नजर रखना है। तो ये कदम शायद योजना में ज्यादा अनुशासन और बेहतर निगरानी लाने के लिए उठाया गया था। लगता तो यही है। ठीक है, तो बुनियाद तो साफ है। अब इसके कामकाज की पेचीदगियों में उतरते हैं। भारत में अलग अलग तरह के सांसद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, फिर मनोनीत सदस्य भी। क्या सबके लिए नियम एक जैसे हैं? यहीं पर यह योजना बहुत दिलचस्प हो जाती है। नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है। अच्छा। हाँ, लोकसभा सदस्य जो एक खास भौगोलिक क्षेत्र से चुने जाते हैं, वो केवल और केवल अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए कामों की सिफारिश कर सकते हैं। उनका दायरा बहुत साफ है। ये तो सीधा है। पर राज्यसभा सदस्यों का क्या? वो तो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें ज्यादा लचीलापन दिया गया है। कैसे? राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो जिस राज्य से चुने गए हैं, उस राज्य के किसी भी एक या एक से ज्यादा जिलों में काम की सिफारिश कर सकते हैं। चाहे तो पूरा फंड एक जिले में लगा दें या पूरे राज्य में फैला दें। और मनोनीत सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, उनका तो कोई राज्य भी नहीं होता। इनके लिए दायरा और भी बड़ा है।
मनोनीत सदस्य चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के, वो पूरे देश में कहीं भी एक या एक से अधिक जिलों को चुन सकते हैं और वहां काम की सिफारिश कर सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है, पर एक सवाल उठता है, अगर सांसद दिल्ली में है और काम किसी दूर दराज के जिले में होना है, तो जमीन पर इसे लागू कौन करता है? सांसद की भूमिका कहाँ खत्म होती है और प्रशासन की कहाँ से शुरू? ये इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांसद की भूमिका सिर्फ सिफारिश करने तक है। सिर्फ सिफारिश? जी, वो न तो पैसा चुनते हैं, न ठेकेदार, और न ही काम करवाते हैं। ये एक आम गलतफहमी है। असली काम जिला स्तर पर होता है। तो जमीनी स्तर पर हीरो कौन है? जमीनी स्तर पर मुख्य भूमिका जिला प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की है, जो ज्यादातर मामलों में जिले के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। अच्छा, तो डीएम साहब? जी, सांसद अपने लेटरहेड पर कामों की सूची बनाकर जिला प्राधिकरण को भेजते हैं। और क्या जिला प्राधिकरण हर सिफारिश मानने के लिए बाध्य है? नहीं, बाध्य नहीं है। सिफारिश मिलने के 45 दिनों के अंदर उन्हें ये जांचना होता है कि काम दिशा निर्देशों के दायरे में है या नहीं, और ये भी कि वो काम तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। और अगर सब सही है तो वो काम को प्रशासनिक मंजूरी दे देते हैं। अगर कोई काम नियमों के खिलाफ है तो उन्हें सांसद को इसका कारण बताते हुए सूचित करना होता है। ठीक है, और काम करता कौन है? क्या कलेक्टर ऑफिस के लोग सड़क बनाते हैं? नहीं, जिला प्राधिकरण काम को मंजूरी देने के बाद उसे करवाने के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को नियुक्त करता है। ये एजेंसी कौन हो सकती है? ये आमतौर पर कोई सरकारी संस्था ही होती है, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका या पीडब्ल्यूडी। हाँ, कुछ खास मामलों में अच्छी साख वाले गैर सरकारी संगठनों माने एनजीओज को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन दिशा निर्देशों में सामाजिक न्याय का भी एक पहलू है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। हाँ, और ये एक अनिवार्य शर्त है। हर सांसद को ये सुनिश्चित करना होता है कि उनके कामों की कुल लागत का कम से कम 15% जी 15% एससी आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च हो और 7.5% एसटी आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च हो। ये तो बहुत जरूरी है। और किसी आपदा की स्थिति में, जैसे बाढ़ या भूकंप, क्या ये फंड तब भी काम आ सकता है? बिल्कुल, ऐसी स्थितियों के लिए विशेष प्रावधान है। सामान्य आपदा में सांसद अपने राज्य के प्रभावित क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक के कामों की सिफारिश कर सकते हैं। और अगर आपदा बहुत गंभीर हो, अगर आपदा गंभीर प्रकृति की है, जैसा केंद्र सरकार घोषित करती है, तो एक सांसद देश के किसी भी हिस्से में प्रभावित जिले के लिए 50 लाख रुपए तक के कामों की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो जिला प्राधिकरण के पास काम को मंजूर करने और उसे लागू करवाने का अधिकार है। इसका मतलब पैसा भी सीधे उन्हीं के पास जाता होगा। इस पैसे के सफर को समझते हैं। हाँ, फंड का प्रवाह बहुत सीधा रखा गया है। 2 करोड़ रुपए की जो वार्षिक राशि है, वो भारत सरकार द्वारा सीधे जिला प्राधिकरण के बैंक खाते में भेजी जाती है। राज्य सरकार के जरिए नहीं? नहीं, बिल्कुल सीधा। 2 बराबर किस्तों में 1-1 करोड़ करके। इससे देरी और लालफीताशाही कम होती है। मैंने इन दिशा निर्देशों में एक शब्द पढ़ा जो सरकारी योजनाओं में बहुत कम सुनने को मिलता है, नॉन लैप्सेबल फंड। ये सुनने में तकनीकी है, पर इसका महत्व क्या है? ये इस योजना की सबसे मजबूत विशेषताओं में से एक है। नॉन लैप्सेबल का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी वित्तीय वर्ष में, मतलब 31 मार्च तक पैसा खर्च नहीं हो पाता, तो वो खत्म नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि अगले साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सरकारी कामकाज की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करता है, जिसे मार्च रश कहते हैं। हाँ, जब फंड को लैप्स होने से बचाने के लिए आखिरी महीने में जल्दबाजी में खर्च किया जाता है। एकदम सही। नॉन लैप्सेबल होने से ये दबाव खत्म हो जाता है। प्रशासन को बेहतर योजना बनाने और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने के लिए पूरा समय मिलता है। ये तो वाकई बहुत ही समझदारी वाला प्रावधान है। लेकिन एक और स्थिति सोचिए, जब किसी सांसद का कार्यकाल खत्म हो जाता है या वो चुनाव हार जाते हैं, तब उनके खाते में बचे हुए फंड का क्या होता है? इसके लिए भी बहुत साफ नियम है। लोकसभा के मामले में एक सांसद का बचा हुआ पैसा, मतलब जिसके लिए काम की सिफारिश नहीं हुई है, वो उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए अगले सांसद को अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, ताकि विकास का काम ना रुके। जी, काम जारी रहता है, बस जिम्मेदारी नए सांसद की हो जाती है। और राज्यसभा में वहां तो प्रक्रिया अलग होगी? हाँ, वहां थोड़ी अलग है। जब किसी राज्य से राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है,
तो उनका बचा हुआ सारा फंड राज्य के नोडल विभाग के पास इकट्ठा हो जाता है। और फिर जब उसी राज्य से नए सदस्य चुनकर आते हैं तो उस इकट्ठे हुए फंड को उन सभी नए सदस्यों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अच्छा, और जो पैसा बैंक खाते में पड़ा रहता है उस पर कुछ ब्याज भी तो बनता होगा, उस ब्याज का क्या? वो भी वापस नहीं जाता। दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि MPLAS फंड पर जो भी ब्याज मिलता है उसे भी मूलधन का ही हिस्सा माना जाएगा। मतलब उसे भी विकास कार्यों पर ही खर्च करना होगा? बिल्कुल। योजना का हर एक पैसा, चाहे वो मूलधन हो या ब्याज, सिर्फ जनता के काम के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रक्रिया और पैसों का प्रबंधन तो साफ है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर उठता है। इस योजना पर आरोप लगते हैं कि सांसद इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। क्या दिशा निर्देशों में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई पाबंदियां हैं? बिल्कुल है, और ये पाबंदियां बहुत सख्त हैं। दिशा निर्देशों में निषिद्ध कार्यों की एक लंबी सूची है, जिसका मकसद ही यही है कि फंड का इस्तेमाल सिर्फ सार्वजनिक भलाई के लिए हो। कुछ उदाहरण देंगे? कैसे काम नहीं किए जा सकते? जरूर। सबसे पहला, आप केंद्र या राज्य सरकार के दफ्तरों या उनके कर्मचारियों के लिए घर नहीं बनवा सकते। ठीक है। दूसरा, किसी भी तरह का रख रखाव या मरम्मत का काम नहीं हो सकता। ये थोड़ा अजीब है। मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल की छत टूटी है तो सांसद उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। ये तो अच्छा काम है। ये एक आम दुविधा है। काम बेशक अच्छा है, लेकिन MPLADS के नियमों के तहत मरम्मत नहीं हो सकती। हाँ, आप उस स्कूल में एक नया कमरा बनवा सकते हैं, एक नया शौचालय बनवा सकते हैं। अच्छा, तो नया निर्माण हो सकता है, मरम्मत नहीं? जी। इसका तर्क ये है कि योजना का उद्देश्य नई संपत्ति बनाना है, न कि मौजूदा संपत्तियों के रखरखाव के बजट की जगह लेना। वो तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। और क्या पाबंदियां हैं? धार्मिक स्थलों के बारे में क्या नियम है? धार्मिक पूजा स्थलों के परिसर के अंदर या उनकी जमीन पर कोई काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप इस फंड से जमीन नहीं खरीद सकते। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ऐसी कोई संपत्ति नहीं बना सकते जिससे किसी व्यक्ति या परिवार को सीधा फायदा हो। तो ये सारे नियम ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि पैसा सिर्फ सामुदायिक संपत्ति पर ही खर्च हो। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, जवाबदेही और पारदर्शिता। एक आम नागरिक कैसे जान सकता है कि पैसा कहाँ, कैसे और कितना खर्च हो रहा है? इसके लिए एक मल्टी लेयर्ड तंत्र है। सबसे पहला और जमीनी स्तर का उपाय है सूचना पट्टिका, जिसे हम प्लाक कहते हैं। हर काम की जगह पे एक बोर्ड लगाना? बिल्कुल। उस पर काम का नाम, उसकी लागत, शुरू और खत्म होने की तारीख और सिफारिश करने वाले सांसद का नाम लिखना अनिवार्य है। ये तो हुई भौतिक पारदर्शिता। पर अगर कोई कागजों में और गहराई से देखना चाहे तो उसके लिए हमारे पास सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट 2005 है। कोई भी नागरिक जिला प्राधिकरण में RTI दायर करके किसी भी काम की विस्तृत जानकारी मांग सकता है। और जिला प्राधिकरण जानकारी देने के लिए बाध्य है? कानूनी रूप से बाध्य है। और निगरानी का क्या? क्या कोई ये भी जांचता है कि जो काम कागज पर है वो जमीन पर वैसा ही हुआ है या नहीं? हाँ, निगरानी की भी व्यवस्था है। जिला प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो हर साल अपने जिले में चल रहे MPLADS कामों में से कम 10% का औचक निरीक्षण करे। और ऑडिट? पैसों के हिसाब किताब का क्या? बिल्कुल। खातों का ऑडिट हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग जी, कैग के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी समय, किसी भी जिले में किसी भी काम का टेस्ट ऑडिट कर सकते हैं और कैग की रिपोर्ट सीधे संसद में रखी जाती है। ये तो जवाबदेही का सबसे बड़ा स्तर है। जी हाँ। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो MPLADS एक ऐसी योजना है जो एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपने क्षेत्र की समझ को जिला प्रशासन की कार्यान्वयन क्षमता से जोड़ती है। बिल्कुल। ये स्थानीय जरूरतों को पूरा करने का एक शक्तिशाली साधन है, पर ये हवा में काम नहीं करती। ये सख्त दिशा निर्देशों, वित्तीय नियमों और एक मजबूत निगरानी प्रणाली के दायरे में काम करती है। तो ये सांसद के विवेक और नौकरशाही की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने देखा कि इस योजना का ढांचा है, नियम है और निगरानी का तंत्र भी है, लेकिन कोई भी व्यवस्था उतनी अच्छी होती है जितना उसे इस्तेमाल करने वाले लोग। सोचने वाली बात यह है कि इस ढांचे के भीतर स्थानीय समुदाय और नागरिक एक सक्रिय भूमिका कैसे निभा सकते हैं। वो ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके सांसद द्वारा जो काम सुझाए जा रहे हैं वो असल में उनकी सबसे जरूरी जरूरतें हैं,
ना कि कोई और प्राथमिकता। और जो बन रहा है वो सही मायनों में एक टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति है, सिर्फ एक चुनावी मौसम का निर्माण नहीं।